हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र हम देख रहे थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पाचन तंत्र देखा था, उसके बाद श्वसन तंत्र एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। तो इन तीनों तंत्र को अपन आगे जोड़ते हुए अब पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। तो फर्स्ट लेक्चर में पाचन तंत्र में हमने भोजन का पाचन किया था और अवशोषण किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ऑक्सीजन ली थी बॉडी के अंदर, और थर्ड लेक्चर में उस पाचित भोजन जो कि अवशोषित किया गया है, उस अवशोषित भोजन और जो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन ली थी, इन दोनों को हमने परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया था, वितरित कर दिया था ब्लड में मिक्स करके। मतलब यह भोजन और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके हर एक सेल तक पहुंच चुकी थी। और उस सेल ने अब क्या कर लिया है, इस भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके फूड बना लिया है, उसके आवश्यक कार्यों में इस भोजन और ऑक्सीजन का यूज कर लिया है। बदले में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई है, जो मेटाबॉलिक उपापचय रिएक्शंस हुई है, उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ बना है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जैसे CO2 मान लीजिए या कोई और नाइट्रोजिनस वेस्ट मान लीजिए, तो ये जो बनते हैं इनको अब एक्सक्रिएट करना जरूरी है, इनको उत्सर्जित करना जरूरी है, क्योंकि यह बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन सभी को उत्सर्जित करने के लिए हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा रीड से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। साथ ही अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में ऑर्गन की स्टडी करते हैं हम किडनी। आप सभी जानते हैं किडनी जो है एक उत्सर्जन अंग है, जिसके द्वारा हम यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन मुख्यतः हम बोलते हैं कि यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो जो सेल्स ने भोजन लिया था, कौन सी सेल्स ने? बॉडी की हर एक सेल्स ने। किस भोजन कहाँ से आया? पाचन तंत्र से अवशोषित हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ और हर एक सेल्स तक पहुंच गया। तो उस भोजन का उपयोग करके, और भोजन में भी स्पेशली जैसे कि एग्जांपल ले सकते प्रोटीन, प्रोटीन का उपयोग करके हमने पाचन तंत्र में देखा था कि प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। तो एमिनो एसिड फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू इन सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और वह अमोनिया होता है हार्मफुल, नुकसानदायी होता है। उसको बाहर करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्निथिन साइकिल चलता है लीवर के अंदर, जहां पर उस अमोनिया को, ज़्यादा हार्मफुल है वो, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्निथिन साइकिल जो लीवर में चलता है, वहां पर क्या देखा था हमने कि ऑर्निथिन साइकिल पाया जाता है लीवर में। उस ऑर्निथिन साइकिल में होता क्या है कि जो अमीनो एसिड से अमोनिया बना है, उस अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है, फिर उस यूरिया को शरीर से बाहर किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अमोनिया यूरिया में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रिएट, बाहर उत्सर्जित करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा हानिकारक भी हैं वो, इसलिए उसको यूरिया में चेंज किया जाता है और ईजिली शरीर से ब्लड में मिक्स हो जाता है वो, और किडनी उस यूरिया को छान देती है और शरीर से उत्सर्जित किया जाता है। तो ये पूरा इसमें रहता है। आगे भी अगर और चीज़ों की बात करें तो जैसे जो भी एक्सेस में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे जल, अगर जल की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो वह नुकसानदायी है, उसे भी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ मान के या यूजफुल पदार्थ नहीं मान के उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें बाहर उत्सर्जित की जाती हैं। साथ ही जो ड्रग्स लेते हैं, उनका जो मेटाबॉलिक्स अपशिष्ट रहते हैं, उनको भी हम बाहर करते हैं। जैसे तबीयत खराब होती है, जब टैबलेट वगैरह लेते हैं तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें उन टैबलेट्स के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जो मेटाबॉलिक अपशिष्ट होते हैं, वो यूरिन में मिक्स होकर बाहर निकलते हैं, तो उनको भी बाहर किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम बाहर करते हैं शरीर से, लेकिन मेनली नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको शरीर से बाहर किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमारे पास है 2 किडनी, और किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, जिसका डायग्राम ये है, ये नेफ्रॉन है, ये किडनी है। एक पेयर किडनी मतलब 2 किडनी हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो
फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एक जोड़ी वृक्क है, वही किडनी जिसको वृक्क बोलते हैं, एक जोड़ी वृक्क प्रेजेंट है और एक जोड़ी मूत्र नलिका प्रेजेंट है, ये मूत्र नलिका प्रेजेंट है, और एक मूत्राशय प्रेजेंट है, ये मूत्राशय है, और एक मूत्र मार्ग प्रेजेंट है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, और ये मूत्र नलिका है। तो एक जोड़ी तो किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका और एक सिंगल मूत्राशय और एक सिंगल मूत्र मार्ग प्रेजेंट होता है। और किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीच की समान होती है और गहरा भूरा लाल रंग होता है। किडनी की आकृति सेम के बीच के समान और गहरा भूरा इसका लाल रंग होता है। उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती हैं। जो उदर गुहा है, डायाफ्राम से नीचे वाली उदर गुहा, डायाफ्राम से ऊपर वाली वक्ष गुहा, तो जो डायाफ्राम से नीचे प्रेजेंट उदर गुहा, उसमें पृष्ठ साइड पर आंतरिक सतह पर जो पीठ होती है, पृष्ठ साइड के आंतरिक सतह पर, मतलब बॉडी है जो बॉडी, इसके पीछे वाली सतह, ये जो पृष्ठ सतह है, इस पृष्ठ सतह के भी आंतरिक साइड पे, मतलब आंतरिक सतह पर प्रेजेंट होती है किडनी। लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। भार इसका 120 से 170 ग्राम वेरी करता है। वृक्क अवतल सतह पर खांच पाई जाती है। ये वृक्क की उत्तल सतह है, ये वाली सतह वृक्क की उत्तल सतह है और ये अंदर वाली सतह वृक्क की अवतल सतह है। तो अवतल सतह पर ये वाली जो खांच प्रेजेंट है, ये वाली, मैं अभी सर्कल बनाऊंगा, ये वाली जो खांच प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, हाइलम, इस खांच को हाइलम बोलते हैं। और इस हाइलम से इंटर करती हैं कौन, ये मूत्राशय की मूत्र नलिकाएं, जो एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं हैं ये वाली, ये इस हाइलम से इंटर करती है। हाइलम किसको बोल रहे हैं, खांच को। कौन सी खांच को, ये अवतल सतह पर जो प्रेजेंट है। और इसी से पश्च महाशिरा और महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, ये जो रेड कलर की है ये पृष्ठ महाधमनी है, जो ऊपर से शुद्ध रक्त लेके आ रही है। एक सप्लाई इसमें जाती है, एक सप्लाई इसमें जाती है। और जो ये पश्च महाशिरा है, जो नीचे से होती हुई कहां जा रही है, दाएं आलिंद में जाके खुलती हैं, तो ये अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। तो एक सप्लाई इससे वृक्क किडनी से, एक सप्लाई दोनों इसको ज्वाइन करती हुई शुद्ध रक्त अशुद्ध CO2 जनित रक्त को हृदय में लेके जाती है। और जो रेड कलर की है वो शुद्ध रक्त लेके आ रही है हृदय से, और दोनों में एक सप्लाई रहती है इसकी। ठीक है, तो बात हो गई यहाँ पर कि वृक्क अवतल सतह पर खांच पाई जाती है। हाइलम जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और साथ ही मूत्र नलिका इंटर करती है हाइलम से। वृक्क के दो भाग होते हैं, वल्कुट, कोर्टेक्स और मध्यांश, मतलब मेडुला। दो भाग होते हैं वृक्क के, वल्कुट, मध्यांश पिरामिड में फैलकर। ये वल्कुट वाला भाग, ये वाला बाहरी वाला भाग जो रहता है ये वल्कुट कहलाता है, और ये इंटरनल भाग मध्यांश कहलाता है। मतलब ये मध्यांश है और ये बाहर वाले, ये वाला वल्कुट है, यहाँ मध्यांश पाया जाता है। और ये वृक्क का एक सेक्शन लिया गया है, यहाँ पूरा वृक्क ये सेक्शन लिया हुआ है। तो वृक्क के जो वल्कुट वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, वल्कुट, कोर्टेक्स वाला हिस्सा, मतलब यहाँ वाला हिस्सा, ये अंदर धंसता जाता है इस मेडुला वाले हिस्से में, और क्या बना लेता है, फैलकर वृक्क स्तंभ बना लेता है। इन स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, बर्तीनी के स्तंभ। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बर्तीनी के स्तंभ, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, हाइलम, क्वेश्चन इनके बाहर पे मोटाई पे बन सकता है। कहां लगे हैं ये, उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर लगे हुए, क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। आकृति इनकी सेम के बीच के समान, यहां से बन सकता है। कितने जोड़ी क्या नलिकाएं, कौन सी संरचना पाई जाती है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, वृक्क के ऊपर प्रेजेंट ये दो ग्रंथियां होती है जिनको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन पाया जाता है, ये नेफ्रॉन पाया जाता है, और लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो संरचना है ये इस वृक्क की फंक्शनल यूनिट है। यूरिन को जो छानती है ये यही संरचना छानती है, ये इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो ऐसी यूनिट इसमें एक सिंगल वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख प्रेजेंट होती है। तो प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट है वृक्क की। और वृक्काणु के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका। ये जो वृक्काणु है नेफ्रॉन, इसके दो भाग हैं, एक तो ग्लोमेरुलस, ये जो रेड रेड कलर का यहाँ पे जाल बना हुआ है ये ग्लोमेरुलस है, और बाकी ये आगे जो चल रही है ये क्या है, नलिकाएं हैं। तो एक तो हो गया ग्लोमेरुलस, गुच्छ, जो कि कैपिलरी का गुच्छा है, जो ब्लड कैपिलरी पड़ी थी, जैसे आर्टरी चलती है, फिर ये माइन्यूट माइन्यूट नलिकाओं में बढ़ जाती है जिनको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, फिर वापस से आगे जाके वेन ज्वाइन कर लेती हैं। ये शुद्ध रक्त लेके आती हैं, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, और ये अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। पिछले लेक्चर में यही बात देखी थी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर कैपिलरी का गुच्छा पाया जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुच्छ बोल रहे हैं या ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, जो कि वृक्काणु का एक भाग है। वृक्काणु का दूसरा भाग क्या है, वृक्क नलिकाएं हैं। ठीक है,
अब गुच्छ और बोमन संपुट, ये जो गुच्छ जिस संपुट में रखा हुआ है, जिस बर्तन में रखा हुआ है ये गुच्छ, उसको बोमन संपुट बोल रहे हैं। तो इस रेड कलर के गुच्छ और इस ब्लैक कलर के पात्र, ये ब्लैक कलर के पात्र और रेड कलर के गुच्छ को मिला के हम बोल रहे हैं मेलपीगिकाय या वृक्क कणिका बोल सकते हैं, या कार्पसल बोल सकते हैं। 3 नाम में, कार्पसल, वृक्क कणिका, मेलपीगिकाय। किसको बोल रहे हैं? इस रेड कलर के गुच्छ और ब्लैक कलर के इस बोमन संपुट को। तो ये बात हो गई यहां पर। अब यहां पर नलिकाएं नजर आ रही है। अपवाही धमनी, अभिवाही धमनी, जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, अभिवाही धमनी, ये रक्त लेके आती हैं, इस संपुट के अंदर रक्त लेके आ रही है। ठीक है, बॉडी का जो रक्त है वो यहां से होके गुजर रहा है इस नेफ्रॉन के अंदर से। ऐसे नेफ्रॉन कितने हैं? 10-12 लाख। सभी नेफ्रॉन्स में ऐसे अभिवाही धमनियां आती हैं जिनकी साइज चौड़ी होती है, किसकी तुलना में? अपवाही की तुलना में। तो यहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि चौड़ी नली से तो ब्लड लाया जा रहा है और सकड़ी नली से ब्लड ले जाया जा रहा है बाहर। और यहाँ कैपिलरी का जाल पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे नेटवर्क पाया जाता है, डेंस नेटवर्क। तो ज्यादा मोटी नली से ब्लड आ रहा है और पतली नली से जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से ब्लड में से अशुद्धियां छन जाती हैं, और वह अशुद्धियां छन के इस बोमन संपुट की आगे वाली नलिका, ये समीपस्थ नलिका, ये दूरस्थ नलिका, ये जो यहाँ पर ये समीपस्थ नलिका है, ये दूरस्थ नलिका है, और ये पूरा यू शेप हेलने लूप है, पीन के आकृति का। तो वो जो छनित्र छना हुआ है यहाँ पे, ब्लड से जो अशुद्धियां छनी है वो इस नलिका में आ जाती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती हैं। ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स को जोड़ती हैं, क्योंकि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। तो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स में ब्लड होके गुजरेगा, और इन्हीं सभी में से सारा वेस्ट मटेरियल छनता जाएगा, सब वेस्ट मटेरियल छन के इस नली में आएगा, यू शेप की हेलने लूप में। फिर यहां से होते हुए इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, संग्राहक नलिका में आ जाएगा, और संग्राहक नलिका फिर यहाँ आके खुलती है। और जैसे ही संग्राहक नलिका यहाँ आके खुलेगी, इस संग्राहक नलिका से, इस मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्र कहाँ आ जाएगा? मूत्राशय में आ जाएगा, यूरिन मूत्राशय में आ जाएगा, और मूत्राशय से मूत्र द्वार के द्वारा, पेनिस के द्वारा मूत्र को बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है यहाँ पर। तो 2 धमनियां होती हैं, अभिवाही जो रक्त लेके आती हैं, क्वेश्चन बनेगा अभिवाही धमनी जो इस बोमन संपुट के अंदर, गुच्छ के अंदर रक्त लेके आ रही है, और अपवाही धमनी इफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो कि यहाँ से रक्त लेकर जाती हैं। तो ये ऑल ओवर इसकी फिजियोलॉजी रहती है कि कैसे ये छनता है। एक बार और समझना कि ये दोनों किडनी है, किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसे ये सारे नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट है जो कि ब्लड को छानते हैं, ब्लड की अशुद्धियों को छानते हैं। अब ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स में यहाँ पर अशुद्धियां छनेगी। इसके यहाँ पर अशुद्धियां कैसे छनेगी? क्योंकि मोटे पाइप के द्वारा ब्लड लेके आ रही हैं ये आर्ट्रियोल, और छोटा पतला पाइप वापस लेके जा रहा है। तो जब एक बड़ी साइज के पाइप के द्वारा ब्लड लेके आया जाएगा इस पात्र के अंदर, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज प्रेजेंट है, और छोटी साइज के पाइप से जाएगा, तो जब आगे से बड़ी प्रेशर के साथ सप्लाई आ रही है और आगे जाने का रास्ता नहीं है, कम है, तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से जो है अशुद्धियां छन जाएगी, और वह अशुद्धियां छन के इस नली में आ जाएगी, और यहाँ से होती हुई इस संग्राहक नलिका में आ जाएगी। संग्राहक नलिका फिर यहाँ आके खुलेगी, कहाँ आके? यहाँ इस मेडुला के अंदर, मध्यांतर के अंदर आके खुलेगी, और बहुत सारी संग्राहक नलिका यहाँ आके खुलती हैं, और यहाँ से फिर यह मूत्र इस मूत्र नलिका में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, और मूत्राशय से मूत्र द्वार के द्वारा मूत्र को बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। अब देख रहे हैं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अब इस मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं शामिल है। कौन कौन सी? गुच्छी निस्संदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा, ये जब ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं यहाँ पर नेफ्रॉन्स के अंदर, तो मूत्र निर्माण होता है। अब होता कैसे, एक एक को देख रहे हैं। गुच्छी निस्संदन, केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन किया जाता है। ये जो केशिका गुच्छ है, यहाँ पर केशिकाओं का गुच्छ जो प्रेजेंट है इस बोमन संपुट के अंदर, जिसको ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, वहां पर ब्लड इन अशुद्धियों को छानता है। मतलब ब्लड से ये अशुद्धियां छनती जाती हैं। ब्लड यहाँ से आया और इधर चला गया, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होने के कारण इन केशिकाओं से अशुद्धियां छनती जाती हैं। कैसे छनती है? 3 परतों में निस्संदन होता है। यहाँ पर 3 परतें प्रेजेंट होती हैं। रक्त केशिकाओं की उपकला, एक तो खुद रक्त केशिकाएं यहाँ पर जो नेटवर्क बना रही है, तो उनकी उपकला मतलब उनकी लेयर, एक तो वहां से छनता है ब्लड। दूसरा बोमन संपुट की उपकला, एक ये बोमन संपुट की उपकला जो ब्लैक नजर आ रही है। एक तो होगी रक्त केशिकाओं की उपकला,
एक इन नलिकाओं की खुद की उपकला, एक होगी बोमन संपुट की उपकला, एक इन दोनों के बीच में पाई जाती है आधारी झिल्ली। तो यहाँ पर 3 लेयर्स में छनकर यह अशुद्धियां इस ब्लैक वाली लेयर में आती है, समीपस्थ नलिका में, फिर हेलने लूप में और फिर दूरस्थ नलिका में। ठीक है, तो 3 झिल्लियों के द्वारा चलता है। और जो बोमन संपुट की उपकला है, ब्लैक वाली, इस कैप्सूल की जो उपकला है यहाँ पर, ये जो कैप्सूल है यहाँ पे ऐसे, इसकी जो उपकला है इसकी सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट सेल या पदाणु सेल, ये स्पेशल नाम दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि वृक्कों द्वारा 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन प्रति मिनट होता है, मतलब 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है यहाँ पर 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा, 1 मिनट में कितना छाना गया, तो मात्रा है गुच्छी निस्यंदन दर कहलाती है, कि प्रति मिनट में निस्यंदित की गई मात्रा, मतलब 1 मिनट में छानी गई मात्रा। निस्यंदन का मतलब है छानना, निस्यंदित मात्रा मतलब छानी गई मात्रा। तो प्रति मिनट में निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन दर कहलाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के अंदर, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है स्वस्थ, उसके अंदर 125 ml प्रति मिनट होती हैं। मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ना, कि किस दर से छन रहा है, वो जो छन रहा है इस पात्र में, जो प्रेशर की वजह से ब्लड से जो अशुद्धियां छन रही है, यूरिन छन रहा है, वाटर छन रहा है, जो भी चीजें छन रही है, वो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के अंदर 1 मिनट में 125 ml छनती है, और एक पूरे दिन में 180 लीटर छनती है। जो यहाँ पे छनित्र आया है नीचे, जो छना है वो 1 मिनट में तो 125 ml प्रति मिनट दर रहती है, और 180 लीटर प्रतिदिन GFR रहती है, छनित्र किया गई मात्रा। ठीक है, प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र, अब जो छाना गया है 180 लीटर, इसमें से मूत्र तो सिर्फ 1.5 लीटर ही रहता है, मतलब 180 लीटर यहाँ पे छान दिया गया था, लेकिन उससे बाहर उत्सर्जित मूत्र तो सिर्फ 1.5 लीटर ही है, 1 लीटर ही है। बाकी का क्या हुआ, तो बाकी का इधर देखेंगे, पुनः अवशोषण हो जाता है। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम, पुनः अवशोषण। फर्स्ट देख लिया गुच्छी निस्यंदन, अब सेकंड पॉइंट है पुनः अवशोषण। 99% निस्यंद को पुनः वृक्क की नलिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो नलिकाएं हैं इनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है 99% निस्यंदन का। जो छाना गया था 100%, उसमें से 1% तो माना कि ये मूत्र बन गया, यूरिन बन गया, जो कि उत्सर्जित कर दिया गया बॉडी के द्वारा, और 99% तो क्या इन नलिकाओं के द्वारा वापिस अवशोषित कर लिया जाता है। यह कार्य नलिकाओं की उपकला सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो उपकला सेल्स पाई जाती है इन नलिकाओं में, उनके द्वारा किया जाता है। अवशोषण 2 प्रोसेस से होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय अवशोषण ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सोडियम आयन इनका होता है, और निष्क्रिय अवशोषण जल, नाइट्रोजनी पदार्थ का होता है। थर्ड पॉइंट है स्त्रवण, मतलब सिक्रेशन। एक तो हो गया छानना, एक हो गया अवशोषण, अवशोषित करना, और एक है स्त्रवण, सिक्रेशन करना, मतलब नलिकाओं में सिक्रेशन होएगा। ठीक है, तो क्या होता है, शारीरिक तरल व अम्ल क्षार संतुलन के लिए यह प्रोसेस की जाती है। जो स्त्रवण की जाती है, इसका मुख्य रोल यह है कि शारीरिक तरल बैलेंसिंग में रहे, अम्ल क्षार का संतुलन बना रहे। भाई जो ये पूरा उत्सर्जन तंत्र है, इसका उद्देश्य ही क्या है कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनते हैं जैसे कि यूरिया, इनको शरीर से बाहर निकालना, साथ ही होम्योस्टेसिस बनाए रखना, एक सम स्थिति बनाए रखना, कि जो बॉडी के जो तरल है, कुछ भी प्रोसेस चलता है, सेल्स के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, ना तो वे हार्मफुल एनवायरनमेंट में मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगी, ना किसी एक्सिंग मात्रा में। माना कि जल ज्यादा हो रहा है तो सेल्स को वह सूटेबल नहीं है, एक लिमिट में रहनी चाहिए, हर एक चीज की एक लिमिट होनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो यह होम्योस्टेसिस बनाए रखता है उत्सर्जन तंत्र। क्यों? क्योंकि जब जल ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ और चीजें अगर ज्यादा मात्रा में हो रही है तो उनको बाहर रिलीज कर दी जाती है, शुगर बाहर रिलीज कर दी जाती है एक लेवल तक। तो उसके बाद अगर ज्यादा डिपोजिशन हो तो फिर मधुमेह हो जाता है, लेकिन यूरिन में भी शुगर देखी जा सकती है। तो ऐसे साम्य अवस्था बनाए रखता है, मतलब होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। साथ ही यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन, मतलब शरीर में तरल की एक सम स्थिति बनाए रखना। तरल का ना तो ज्यादा, तरल की जो सांद्रता होती है शरीर में किसी भी तरल की, तो उसकी सांद्रता एक लिमिट में बनाए रखना, इसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं उत्सर्जन तंत्र के। तो वही देख रहे हैं कि स्त्रवण जो हो रहा है यहाँ पर, दोबारा जो सिक्रेशन जो हो रहा है वह शारीरिक तरल व अम्लक्षार संतुलन के लिए
जरूरी होता है। और क्या होता है इसमें, निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया NH3 ETC पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है। मतलब निस्यंदन में जो छना है ना, इस निस्यंद में जो छन गया है उसमें कुछ और ऐड किया जा रहा है, सिक्रेशन कर करके नली के अंदर सिक्रेशन किया जा रहा है। किसका, H+ का, K+ का और अमोनिया का इत्यादि पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है नलिकाकार कोशिकाओं के द्वारा। ये जो स्त्रवण हो रहा है ये किसकी कोशिकाओं के द्वारा, इन नलिकाओं की कोशिकाओं के द्वारा स्त्रवण हो रहा है। तो नलिकाकार कोशिकाओं के द्वारा इसमें स्त्रवण किया जाता है। तो 3 प्रोसेस हुए यहाँ पर मूत्र निर्माण में। पहला तो कि छाना गया उसको प्रेशर के साथ, प्रेशर से छना हो, ये जो इसको एक कटोरी, एक बाउल मान के चलिए, इस बाउल के नीचे नली लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर से छना 3 परतों से होकर निकला, जो परतें हमने यहाँ पर देखी वहां से छन गया। दूसरा, अगर वो छन तो गया, लेकिन कितना छन गया, 180 लीटर, सारा बाहर नहीं करना है, सिर्फ उसमें, क्योंकि उसमें काम की चीजें भी छन गई है तो उनको दोबारा अवशोषित किया जाएगा। तो 99% तो दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है और लगभग 1% मतलब 1.5 लीटर यूरिन को बाहर उत्सर्जित किया जाता है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छन नहीं पाई हैं, और जो छन नहीं पाई हैं उनका स्त्रवण किया जाता है, उस छनित्र में उनको मिला दिया जाता है ताकि वो बाहर उत्सर्जित हो सके। तो ये तीनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं ताकि मूत्र निर्माण हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देख रहे हैं कि नेफ्रॉन में जो डिफरेंट नलिकाएं पाई जा रही है उनके क्या भाग हैं, मतलब वृक्क नलिका के भागों के कार्य। जैसे फर्स्ट देख रहे हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब समीपस्थ नलिका, ये वाली समीपस्थ नलिका, इस बोमन संपुट के जस्ट बाद जो कोइल हो रही है वो समीपस्थ नलिका, उसके क्या कार्य है, सभी आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। 70 से 80% जल तथा विद्युत अपघट्य का अवशोषण यहाँ पर होता है। HCO3 का अवशोषण होता है, H+ आयन, NH3, अमोनिया, K+ आयन का अवशोषण यहाँ पर होता है। अभी जो 3 प्रोसेस देखे थे हमने, 3 प्रक्रियाएं देखी थी मूत्रण में, अवशोषण और स्त्रवण, और फर्स्ट वाली थी निस्यंदन। तो उनके बेसिस पे इनके कार्य हैं ये। तो ये कार्य होगी PCT के कि वो किस किस का अवशोषण करती है। हेनले लूप, ये जो यू शेप में जो नली बनी हुई है, पिन लाइक नली, ये हेनले लूप कहलाती है। अब इसमें न्यूनतम अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है न्यूनतम, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर है कि इसमें सबसे कम अवशोषण होता है। DCT मतलब दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका का मतलब है दूरस्थ कुंडलित नलिका, मतलब डिस्टल कोन्युलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो दूर वाली कुंडलित नलिका, ये वाली, ये दूरस्थ नलिका हो गई। अब इसके क्या कार्य हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का संतुलन तथा pH का संतुलन बनाए रखती है। कैसे, इनका अवशोषण, पुनरावशोषण और स्त्रवण द्वारा। कि HCO3 का तो पुनरावशोषण करती हैं और H+ आयन और K+ आयन का स्त्रवण करती हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर PCT और DCT की। अब देख रहे हैं संग्राहक नलिका। ये जो नलिका है ये संग्राहक नलिका है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं। ये जो 2 कट है यहाँ पर भी इधर से कोई नेफ्रॉन आके इसमें खुलता होगा, तो ये इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं। तो ये जल का बड़ा हिस्सा अवशोषित करती हैं। जल का बड़ा हिस्सा यहाँ पर अवशोषित किया जाता है क्योंकि जल जो वाटर लॉस है, बॉडी से जल की हानि नहीं हो जाए, हमें कहीं डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, शरीर में निर्जलीकरण से बचाता है यह एरिया। तो जल के बड़े हिस्सा का अवशोषण किया जाता है यहाँ पर। कुछ मात्रा में यहाँ पर यूरिया का भी अवशोषण कर लिया जाता है, सांद्रता को मेंटेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की प्रेशर और सांद्रता ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ मात्रा में यूरिया अवशोषित होता है, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा। वैसे तो ये वेस्ट मटेरियल है तो इसको अवशोषित नहीं किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए यूरिया का अवशोषण होता है थोड़ा सा। मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया मूत्रण कहलाती है और एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, जिसकी pH 6 होती है, मतलब हल्का सा अम्लीय। और 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है इस मूत्र के साथ में एक दिन में। तो ये पॉइंट हो गए इसके। अन्य अंगों के द्वारा भी उत्सर्जन होता है बॉडी में, जैसे फुसफुस CO2 और H2O। ध्यान रखना, CO2 और H2O की मात्रा, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें हल्का सा H2O की मात्रा रहती है, नमी रहती है उसमें, तो उसका यह उत्सर्जन करता है। स्किन के द्वारा मेनली पसीना, जिसमें कि नमक, यूरिया और लैक्टिक एसिड, इनका स्त्रवण किया जाता है, मतलब उत्सर्जन किया जाता है। लीवर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन है, जो जल में घुलनशील विटामिन B एंड विटामिन C, जल में घुलनशील विटामिन, ये स्त्रवित हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। औषधियाँ कुछ अनावश्यक, और ये सब चीज़ें मल के साथ, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, विटामिन, औषधियाँ सब मल के साथ स्त्रवित कर दी जाती हैं, मतलब उत्सर्जित कर दी जाती हैं।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों का लार द्वारा भी उत्सर्जन होता है, लार के द्वारा भी नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृक्क की विकृतियों की अगर बात करें हम तो यूरीमिया, यूरीमिया का मतलब है रक्त में यूरिया प्रेजेंट है, यूरीमिया। रीनल केलकलाई मतलब पतरी हो जाती है, उसको रीनल केलकलाई बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब वृक्क की गुच्छ का शोथ, जो ये गुच्छ है वृक्क की, इसमें शोथ हो जाता है। और डिसयूरिया मतलब दर्द युक्त मूत्र त्याग। और नेक्स्ट है सिस्टाइटिस मतलब मूत्राशय में संक्रमण। तो यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है उत्सर्जन तंत्र। अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंकाल तंत्र।